चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, सॉरी लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। अब हम लोग थोड़ा सा मिरर, प्लेन मिरर पढ़ लिया था। प्लेन मिरर में हमने देखा था कि कितनी कम से कम साइज ऑफ मिरर होनी चाहिए सच दैट इसमें फुल इमेज बने किसी भी ऑब्जेक्ट की, वही पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर जो कि प्लेन नहीं होगा। प्लेन मतलब अभी तक आपने देखा था एक स्ट्रेट होता था प्लेन, अब होगा जो भी मिरर वो कैसा होगा? कर्ड होगा। तो कर्ड में कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, तो अब इसके बारे में पहले चर्चा करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो कर्ड मिरर क्या होता है? किसी भी अगर हम एक हॉलो का, मतलब आपको पता है स्फीयर कैसा होता है ना, कैनवस की बॉल स्फीयर होती है, राइट? तो आप एक काम करिए, आप कोई भी क्या करिए, एक हॉलो ग्लास का स्फीयर लेना है। क्या लेना है? हॉलो लेकिन शीशे का बना हुआ स्फीयर। ठीक है, अंदर से खोखला रहेगा। जैसे कि मान लो ये शीशा तो नहीं है, लेकिन आपको पता है ग्लास होता तो अगर ये, तो ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें से ये ट्रांसलूसेंट है। वर्ड क्या? ट्रांसलूसेंट। हमें क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन धुंधला दिख रहा है कुछ भी, है ना? लेकिन ग्लास होता तो हम क्लियर दिखता है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है। तो ये कह रहे हैं हम कि अब हम उस ग्लास को कट करेंगे, है ना? तो हम कट करेंगे तो एक इधर से अगर ऐसे कट कर दूंगा तो क्या होगा? हमें इधर से ये उभरा हुआ मिलेगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ ये दबा हुआ मिलेगा, राइट? और अब ध्यान से देखना, अगर मैं पॉलिश करता हूं ना, इसी हिस्से को निकाल कर एक इधर काट लिया और एक इधर काट लिया, ठीक, दोनों कट सरफेस मिल गए। एक बार मैंने बाहर से पेंट कर दिया, एक बार मैंने अंदर से पेंट कर दिया। जब मैं बाहर से पेंट करता हूं तो मुझे मिलता है कॉनकेव मिरर। क्या मिलता है? कॉनकेव मिरर। और जब मैं अंदर से पेंट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये ही दो प्रकार के हमारे मिरर होते हैं। तो कह रहे हैं अगर रिफ्लेक्शन जहां होता है फ्रॉम द इनर सरफेस, अगर अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। और अगर हम बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, तो एक का नाम होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसका एक और डायग्राम मैंने यहां बनाया था। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो आपको पता होने चाहिए। पहला है पोल। पोल क्या होता है? जो तुमने कर्व्ड ग्लास कट किया था, ये देखो किया था ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स का ये हो गया पोल। ठीक है, दोनों का पोल तो एक ही जगह होगा। कह रहे हैं प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल सेक्शन मिरर का वो सेक्शन होता है सच दैट एम पासिंग थ्रू द पोल। देखो ध्यान से, ये इसको कहते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या हो गया भाई? जहां आपका, सॉरी, कह रहे हैं ये सरफेस ऑफ द मिरर हो गया, इसका मिड पॉइंट क्या है? पोल। पोल से आपकी जो ये लाइन जाती है यही आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं कोई भी ऐसा सेक्शन मिरर का सच एज एम डैश पासिंग थ्रू द पोल। तो ये एम डैश देखो पोल से होकर गुजर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये हो गया प्रिंसिपल सेक्शन। ये पूरा सेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल सेक्शन। आगे देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर आप इतनी सिंपल सी बात समझिए कि अगर इस ग्लास को, ये जो हमने कर्व वाला ग्लास कट करके निकाला, वो निकाला किससे? एक स्फीयर से। स्फीयर के पास सेंटर होता है कि नहीं होता है? तो सोचो इसी को अगर इमेजिनरी ऐसे वापस से वही स्फीयर बना दोगे तो उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। किसके? हमारे मिरर का। सिमिलरली इधर भी, ये भी उसी से कट के निकला है तो इसका भी वही सेंटर होगा। तो फिर से हम तो गोला बनाएंगे पूरा इमेजिनरी, और जहां सेंटर आएगा दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे देखिए, रेडियस क्या होता है? यही सेंटर की पोल से दूरी। ये जो सेंटर आया इसकी पोल से दूरी होगी, वही कहलाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अब अगर मैं इस सेंटर को पोल से कनेक्ट कर दूं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? ये सीपी। तो ये जो लाइन है यही है तुम्हारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और सीपी की जो डिस्टेंस है, सीपी से होकर गुजरने वाली लाइन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। और सीपी डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस इज एन इमेज पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कह रहे हैं कि फोकस ऐसे हम ढूंढते हैं, हम क्या करेंगे? इंफिनिटी से कोई भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराएंगे रे दोनों में। ठीक है, तो टकराने के बाद जहां से होके गुजर जाएगी दैट इज योर प्रिंसिपल फोकस। अगर आपको दिख रहा है कि कहां से होके गुजर रही, दैट इज योर रियल फोकस। ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही आपको फोकस मिल गया तो रियल फोकस। लेकिन टकरा करके वो दूर चली जाए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का वो होता है, तब होता है कोई भी मिरर पहचानना है कि वो कन्वर्जिंग है। आप ये देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल आप कोई रे इंसिडेंट करवाओ, अगर टकरा करके वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चला गया तो वो कन्वर्जिंग हुआ।
लेकिन टकरा करके दूर चला गया तो क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब इसमें कैसे फोकस ढूंढेंगे, तो पहले तो आपका ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसी से इमेज बनेगा, तो उसी को पीछे की तरफ आप ट्रेस करेंगे, जहां प्रिंसिपल एक्सिस टकराएगा वही पॉइंट हो जाएगा फोकस। अच्छा, इसके आपके कॉन्वेक्स में फोकस देखिए मैंने सिखाया था, रियल और वर्चुअल दोनों मैंने बताया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि ये पॉलिश जिधर है उस साइड है, वो कौन सी दुनिया है, वर्चुअल। तो ये कैसा फोकस हुआ, वर्चुअल फोकस हुआ। ठीक है, ध्यान देना। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ क्या चीज होती है, फोकल लेंथ वो दूरी होती है जो फोकस की होती है पोल से। पोल से फोकस की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ, और इसकी वैल्यू क्या होती है, रेडियस का आधा। हमेशा ये रेडियस का आधा होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। लीनियर अपर्चर क्या होता है, इन रेफरेंस टू हमारा इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंथ रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। नहीं समझ में आया ये सेंटेंस छोड़ दो। एम एम डैश, तो ये आपको समझ में आ रहा है, दोनों कोने हैं मिरर के, ठीक है, इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा मिरर का, वही हो जाएगा अपर्चर। ठीक है। फोकल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस से होकर गुजरे लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो आप ये समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन हो गई। ठीक है, हमको ये प्लेन क्या होता है, ये हाथ एक प्लेन है ना, जिसमें आपका एक कागज क्या है, एक प्लेन है। तो अगर हमें एक ऐसा प्लेन बनाना है जो कि फोकस से होकर गुजरे, फोकस किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। मान लो मेरी उंगली क्या है, फोकस है, ठीक है, हमें यहीं से गुजारना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि ये परपेंडिकुलर हो। तो पहले मैं ऐसे ऐसे रखता हूं, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं। मैंने एक एंगल पे रखा, क्या परपेंडिकुलर है, नहीं। एक ही तरीका है जो ये परपेंडिकुलर, जब मैं ऐसे कर दूं यानी कि नोबल गैस फटेगा है। अब पहली बात तो मेरी उंगली यहां थी, तो मैं इसको खसका के यहां तक ले आया, क्यों, क्योंकि यहां पे फोकस है। ये प्लेन कहां से गुजरना चाहिए, इसे फोकस से, और इस लाइन के परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो गया, फोकस से भी गुजरती है, क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन। क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन। ठीक है, ये हो गया तेरा फोकल प्लेन। पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं, वैसे हम लोग को मार्जिनल और पैरेक्सियल पढ़ना है। तो पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं, दोज रेज विच मेक स्मॉल एंगल विथ नॉर्मल एट पॉइंट इंसिडेंट। कह रहे हैं भैया वो रे जो बहुत छोटा एंगल बनाए, जब भी वो टकराए तो बहुत छोटा एंगल बनाए, किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा, तो ये मैं यहाँ पे समझाया हूं, उसको वापस समझा देता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि पैरेक्सियल रेज अगर आपको बनानी है, आप ऐसे समझो, कोई भी आप पहले ये समझ लो कि कैसे परपेंडिकुलर निकालेंगे। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। मान लो कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे आ रही है, रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, दिस इज द रे इंसिडेंट हो रही है। तो पहले नॉर्मल ढूंढो, तो नॉर्मल कैसे ढूंढोगे, याद रट जाओ इसको, कर्व सर्फेस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उससे एक लाइन लेकर के आओ, उस पॉइंट को जोड़ दो, ये क्या होता है, नॉर्मल। क्योंकि किसी भी सर्कुलर सरफेस पर कोई भी जो पॉइंट है वो हमेशा ये वही बना हुआ है, जो टैंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर, और रेडियस कहां जाके मिलेगा, सेंटर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर कोई भी सर्कल पर पॉइंट है, कोई भी सर्कल पर पॉइंट है, उससे अगर रेडियस बना देंगे तो ये रेडियस हमेशा उस पॉइंट के परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर लाइन ही हमारी नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि इस लाइन से ये डॉटेड वाली लाइन के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक, जब ये आई बहुत छोटा हो, है ना, ये क्या हो, स्मॉल, तो ये रे कैसी कहलाएगी, दिस रे इज कॉल्ड एज पैरेक्सियल रेज। समझ में आ रहा है, तब इसको कहेंगे पैरेक्सियल रे। समझ में आ रहा है, अभी यही एंगल बड़ा होता तो हम इसको पैरेक्सियल रे नहीं कहते। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए मार्जिनल रे। मार्जिनल रे में क्या होता है, एंगल बहुत बड़ा होगा, जो एंगल छोटा बन रहा था ये एंगल क्या हो, बड़ा। हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना है ये, सिर्फ हमारे सिलेबस में क्या है, पैरेक्सियल रेज। ओके, ठीक है। आगे देखिए भाई, स्फेरिकल एबरेशन पढ़ने जा रहे हैं। स्फेरिकल एबरेशन वर्ड का मतलब होता है जिसमें फोकस मल्टीपल दिखे हमें, ठीक है। अब देखो जब कोई रे है ना, ध्यान से देखना इसको, when all rays are incident on a spherical mirror in direction parallel to the axis, the marginal ray focus comes near to the pole called marginal focus. The paraxial rays focus comes away at FP called paraxial focus. This result is called in image formation along the axis between FM and FP and not on the single point. The defect is known as spherical aberration.
अभी मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, तुम्हें समझो, इसको नहीं समझ में आया छोड़ दो। किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, ठीक है, तो आपको भी मैंने बताया कि उस रे को पैरेक्सियल या फिर मार्जिनल कैसे डिफाइन करते हैं। जब वो आके टकराएगी सरफेस पर तो कितना एंगल बनाती है वही डिसाइड करेगा। अगर बड़ा एंगल बनाएगी तो कह देंगे मार्जिनल है, और अगर छोटा एंगल बनाएगा तो कह देंगे पैरेक्सियल। अच्छा, बड़ा एंगल बनाएगा कोई, अगर ध्यान से देखो, बहुत ही आसान था ये समझने के लिए, इसको एक बार ट्राई करो आप। मैं इसको ना दोबारा बना देता हूँ, इस वाले हिस्से को मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। एक बार ट्राई करिए आप, इसको रहने दो, इस दफा हो जाएगा। देखो भैया, जिसको कुछ समझ नहीं आया उसके लिए, ये है तेरा सेंटर, सेंटर तो एक ही होगा ना। अब सेंटर से मैंने क्या सिखाया था, जहां पे टकरा रही है वहीं बना दो, बन गई। इसी प्रकार से एक और रे होगी जो यहां से आएगी। अच्छा, कॉमन सेंस बताओ जरा, मुझे बताना आप, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना। ये वाला एंगल बड़ा कि ये छोटू सा एंगल बड़ा? बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? हाँ, ऊपर वाला ना। ठीक, ये इसका इंसिडेंट वाला एंगल यहां बन रहा है ना। मैं ये सिंगल कर रहा हूं, ये डबल कर दिया। अच्छा, यही तो इसका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसको सिंगल लाइन से कर देता हूं। सिंगल लाइन मतलब रिफ्लेक्टेड, दोनों का रिफ्लेक्टेड को मैंने, छोटा है थोड़ा, कलर चेंज करना है, देख बताना कौन सा कलर दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है। ये दिखेगा, दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड वाला हो गया और ये इंसिडेंट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज योर, इसको इसलिए नाम दे दिया मैंने व्हाट, पैरेक्सियल। क्या होगा ये, क्यों, कैसे पता चला, छोटा एंगल है ना। और ये क्या हो गई, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितने एंगल से आएंगे उतने ही एंगल से जाएंगे टकराने के बाद। तो अगर मान लो ये 30 डिग्री है और ये कितना है, 10 डिग्री है ना, तो यहां भी क्या होगा, ये 10 डिग्री, और यहां कितना होगा, ये भी 30 ही होगा, है ना। अच्छा ये बताओ, ये पोल के करीब जाएगी रे या दूर जाएगी? बड़ा एंगल होगा तो पोल की तरफ खसक गए ना। अरे ये एंगल बड़ा है तो ये वाली रे किधर चली गई, इधर, और एंगल छोटा होगा तो इधर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये देखो, मार्जिनल का फोकस यहां आके टकराया, और पैरेक्सियल का, और फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर इमेज बनेगी। कब, जब आप पैरेलल आओगे, पैरेलल मतलब इंफिनिटी से आ रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ इमेज बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें पता है कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इमेज एक जगह नहीं बन रही है, इमेज दो जगह बन रही है। दो तो दिख गया, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है, यहां से भी आ रहा है ना, सेम इसी का, इसका भाई ये भी क्या हो गया, पैरेक्सियल हो गया, ये क्या हो गया, मार्जिनल हो गया। तो दो मार्जिनल हो गई और दो पैरेक्सियल हो गई। और मैंने कहा था इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे आकर के रिफ्लेक्ट होकर के टकरानी चाहिए। तो दो टकरा रही नहीं टकरा रही, देखो ये पैरेक्सियल का एक ये गया और एक पैरेक्सियल का ये गया, दोनों टकरा रही है, और एक मार्जिनल का ये गया और एक मार्जिनल का, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो खामी है ना, इसी को कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। किसी एक बिंदु पर बनना चाहिए था इमेज, लेकिन हमें एक बिंदु पर ना मिल करके हमें एफपी और एफएम के बीच में मिल रही है इमेजेस, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक पॉइंट पे इमेज ना बन करके क्या हो गया, कई जगह पर बन गया ना। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको मैं एक लाइन में बता देता हूं साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। आपने पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव निगेटिव एक्स निगेटिव वाई जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर वो जानते हो तो तुम्हें मिरर के अंदर कोई साइन कन्वेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जानते हो तो पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जिसको नहीं आता उसके लिए भैया, अगर कोई भी कैसे भी रख दो मिरर, ठीक है, इंसिडेंट हमेशा इधर ही से रखा जाता है। तो ये क्या हो गया, -x। तो अगर यहां से पोल से इधर की तरफ जाएंगे तो हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो ये होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव। जब इमेज बनेगा या तो इमेज इधर बनेगा या तो इमेज इधर ही बन जाएगा। अगर सामने इमेज बन गया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनेगा तो रियल इमेज हो गया, और इधर ही बनेगा तो इसकी दूरी भी निगेटिव ही होगी। लेकिन अगर वर्चुअल बन गया, पीछे चला गया, तो उसकी दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। अब दूसरा होता है हाइट। हाइट ऊपर पॉजिटिव वाई पे जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इन्वर्ट होकर कोई इमेज बन गई तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वाई की तरफ जा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसी हाइट हो गई, निगेटिव हाइट हो गई। तो साइन कन्वेंशन इज वेरी इजी, देखो ना, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, निगेटिव एक्स पे निगेटिव, पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और निगेटिव वाई पर निगेटिव। समझ में आ रहा है। तो ये है तेरा साइन कन्वेंशन, ठीक।
कुछ नियम इमेज फॉर्मेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन से पहला रूल क्या है, आप देखिए कोई भी रे आपकी कॉन, देखिए दो फिगर बने होंगे, एक मैंने ऐड किया है कॉन्वेक्स और हमेशा कॉन्केव दिया रहता है, कॉन्केव इजी है इसलिए वो लिया है, मैंने कॉन्वेक्स बना के आपके लिए नोट्स में रख दिया है ना, ताकि आपको आता रहे। दिस इज योर कॉन्वेक्स, ठीक, ये क्या है कॉनकेव, कॉनकेव तो समझ में आ ही रहा है ना। तो मैं हर रूल को दोनों पे बना के दिखा दिया हूं। रूल क्या कहता है कि कोई भी रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो हमेशा कहां से होके गुजरेगी, विल पास और अपीयर टू पास। देखो अपीयर वर्ड का अर्थ होता है जब हम टकरा करके, देखो ये डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर में हम कभी भी पहुंच ही नहीं पाएंगे, रियल तो होता नहीं कुछ भी, तो टकरा करके हमेशा दूर चले जाओगे, तो इसलिए लिखा अपीयर, ऐसा प्रतीत होगा कि वहां से हम होके गुजरते अगर हम सही रास्ते पे जाते। देखो यहां से ही चला गया, लेकिन सोचो अगर ये नीचे आता तो ये कहां से होके गुजरता है, यहां से होके गुजरता, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए लिखा अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रूल क्या है भाई बताइए, अगर कोई रे है पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ, देखो इसमें क्या है डायरेक्टेड वर्ड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम यहाँ पहुंच तो नहीं सकते, हम उस दिशा, जैसे मान लो हम इनको हम मारना चाहते हैं गोली, ठीक है, लेकिन हमको पता है हम इनको मार नहीं सकते, इनके बीच में क्या है बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है, हम इनकी तरफ निशाना करके गोली चला तो देंगे, क्या इन तक पहुंचे कभी नहीं। तो इसी प्रकार से यहां से तुम यहां से रे इंसिडेंट करवा तो रहे हो, किसके लिए, इसके लिए, लेकिन क्या यहां तक पहुंचेगा कभी नहीं, तो टकरा करके ही चला जाएगा कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो यही कह रहे हैं कि भैया अगर कोई भी रे या तो वहां से होके गुजरे, क्योंकि इसमें तो रियल फोकस होता है ना, दिस इज रियल फोकस, क्योंकि क्या है कॉनकेव, तो ये आसान है, यहां से तुम गुजार दोगे है ना, लेकिन यहां पर नहीं गुजार पाओगे, यहां पे उसकी तरफ बस निशाना बनाओगे, तो क्या होगा टकराने के बाद हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो इसमें ये इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड होती है। पिछले वाले से कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर वो वाले में तो उल्टा चल रहा था, क्योंकि इसमें भैया ये इंसिडेंट है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं है ना, और ये रिफ्लेक्टेड है, बहुत ही बेसिक है ये सब, तो यार अभी हम लोग 10th क्लास ही पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा टकरा करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई आया और टकरा करके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, ठीक, लेकिन हम तो इसमें जा ही नहीं सकते सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हम क्या करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ निशाना लगा करके इंसिडेंट करा देंगे, तो क्या होगा टकरा करके बाउंस बैक हो जाएगा उसी रास्ते पर, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, तो कह रहे हैं कोई भी रे अगर पास करती है डायरेक्ट की जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो क्या करती है अपने रास्ते को दोबारा से रीट्रेस करती है। रीट्रेस का मतलब मैं ये से गया और मैं फिर वापस भी उसी रास्ते पर आ गया, तो इसी कहते हैं रीट्रेसिंग, ठीक है, ओके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट रूल क्या होता है, अगर आपने इसमें दोनों में सेम है, अगर पोल पर आपने इंसिडेंट करा दिया अरे, तो जितने एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा उतने ही है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सीपी लाइन है, सी क्या है सेंटर, मैंने क्या बोला सेंटर से जितने भी पॉइंट आपके इस मिरर में बन सकते हैं बना लो है ना, अगर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर जोड़ दोगे तो वो आपका नॉर्मल हो गया, क्या बन जाएगा वो नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब पोल भी तो मिरर के ऊपर ही है, और सी आपका क्या है सेंटर है, जिससे जोड़ देंगे तो ये क्या है नॉर्मल नहीं है एक्चुअली, तो ये भी तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो मेरे भाई यहां से इंसिडेंट जिस भी एंगल्स कराओगे, जो भी एंगल वो आई बनाएगा पी के आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, वही आपका रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, दोनों में सेम होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारे तीन, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पोल ऑफ मिरर इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मार्जिनल रे के लिए थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं करना है, बस आपको समझना है और समझ करके इसको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मार्जिनल रे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे से क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम पैरेक्सियल रेज, ठीक है। तो पेपर बहुत ही आसान रहते हैं, ऐसा इसमें डिफिकल्टी कुछ है नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा सा लेंदी है बहुत, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ मार्जिनल लिया, तो मार्जिनल से इतना क्लियर हो गया कि एंगल इज वेरी बिग है ना, थीटा जो बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बड़ा है, ये थीटा दिख रहा है ना, ठीक। तो हमने क्या कर दिया एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया जिसमें बीसी इज इक्वल टू एबी है, ध्यान से देखना बीसी
है ना, और ए बी तुम्हारा क्या है, बराबर है, ठीक, दिस इज ए बी, गॉट इट। तो दिस इज ए बी, ये कौन सा है, इधर से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, टकरा करके यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड, है ना, ए बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ए बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, वो आकर के टकराती है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो कहां से टकराएगी, सबको पता है, अभी रूल पढ़ाया, फोकस से होकर गुजरे, क्योंकि अभी पढ़ाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, टकरा करके फोकस से जाएगा, तो ये दूरी कितनी होगी, फोकल लेंथ, फोकस की दूरी पोल से क्या होती है, फोकल लेंथ, स्मॉल है, ठीक है। अगर ये थीटा से आया था, टकराने के बाद थीटा से ही जाएगा, टोटल एंगल कितना हो गया, इन दोनों रेखाओं के बीच में थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। अच्छा सर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये तीसरी लाइन इसको कट कर रही है, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जितना एंगल ऊपर बन रहा था 2 थीटा, उतना ही बन गया नीचे, ठीक है भैया। आगे सर, ये आपने क्या किया, मैंने कहा ये जो नॉर्मल वाली लाइन थी एसी, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही थी, तो मैंने कहा यार अगर यहां पर ये थीटा बन रहा है, तो यहां पर भी थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बना के देख लो, नहीं आ रहा है समझ में, मैं फिर से वही कहानी बोलूंगा ये वाली लाइन और सीपी, ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है, पैरेलल हैं, फिर मैं कहूंगा ये जो डॉटेड लाइन है, ये ट्रांसवर्स रे की तरह हो गई, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गया, थीटा और थीटा अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ठीक है। अब मैंने एक ट्रायंगल देखा ए बी सी में दो एंगल क्या हो गए, थीटा। अब मुझे अच्छे से याद है, त्रिभुज में मैं 2-3 प्रकार के पढ़े थे, इसमें एक प्रकार था जिसमें दो एंगल अपोजिट, जो भुजाएं हैं उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते थे, और वो भुजाएं भी बराबर होती थी, वो साइड्स भी इक्वल होती थी, उसको कहते थे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो मैंने कहा क्योंकि ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों साइड भी इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। समझ में आया, इतनी कहानी, ये सब बेसिक है, मतलब ये कहानियां नहीं बताई जाती हैं इस लेवल पर आकर के, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, दया करके, कि इतने गधे हो कि चलो कोई बात नहीं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बीडी, ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए बीसीडी, समझ में आ रहा है। चलो ये पूरा हो गई, कहानी खत्म, ठीक। तो अब ये क्या है, AC इज इक्वल टू वॉट, कह रहे हैं AC क्या है, तो ये रहा तेरा ए, ये रहा तेरा सी, AC, तो AC क्या हो सकता है, तो वेरी सिंपल, मैंने कहा ये BC है सर, ये BC है, और BC आपका, दिस इज योर BC, ये रहा तेरा B और ये रहा तेरा C, ठीक है। मैंने कहा सर यहां से ये जो आपकी AC वाली लाइन है, वो एक एंगल थीटा बना रही है, यानी कि BC का एक कंपोनेंट आ सकता है इस पर, है ना, तो BC से, अब B से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर रखा है, तो इसका कंपोनेंट बनाएंगे, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया BC cos थीटा, और आपने बोला हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू BC, यानी यहां पर भी एंगल थीटा ही था, तो यहां पर भी मैं BA cos थीटा करूं, है ना, तो मैं लिख सकता हूं ये भी हो जाएगा BC cos थीटा, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC, समझ में आ रहा है। मैं AB cos थीटा करूं या BA cos थीटा करूं, BA को cos थीटा करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगी, ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी, और AB BA सब बराबर हैं BC के, तो ये क्या हो गया 2BC cos थीटा, ये भी बेसिक है, ये भी नहीं बताना था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो AC क्या है, व्हाट इज AC, तो कहा AC क्या है, तो कह रहे हैं भैया CD और आपका DA, तो वो मैंने बता दिया 2BC, ये मैंने उस दिन भी बता दिया था। AC इज इक्वल टू क्या है, व्हाट इज AC, AC इज नथिंग बट सर, आपने कहा था सेंटर से जो भी आपका सरफेस ऑफ द मिरर, वो क्या है, रेडियस ही तो हुआ, तो मैंने कहा यार AC तो R के बराबर, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया 2BC cos थीटा, तो BC क्या आ गया R/2 cos थीटा, एंड BC क्या आ गया R/, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा यार मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, तो BP निकालनी है, तो BP क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी जो कि रेडियस होती है ना, P पोल से सेंटर की दूरी क्या हो गई, रेडियस, तो R माइनस R/2 cos थीटा, ये आ गया तेरा फॉर्मूला, ठीक है, R/, तो फोकल लेंथ आपको समझ में आई होगी कि फोकल लेंथ क्या हो गई यहां पर, बताइए, R माइनस R/2 cos थीटा। ये फोकल लेंथ किसकी है, ये है तुम्हारी मार्जिनल की, ये क्या है, मार्जिन। लेकिन पैरेक्सियल अगर होता, पैरेक्सियल में थीटा बहुत छोटा होता है, और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो आपको पता है cos 0 क्या होता है 1, और थीटा आपका क्या है, तो जब ये 0 की तरफ जाएगा तो ये किधर की तरफ जाएगा, 1 की तरफ, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पैरेक्सियल में ये cos थीटा क्या बन गया 1, तो R माइनस R/2 करेंगे तो क्या आएगा, R/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आए हैं वो किसके लिए पढ़ते आए हैं, हमेशा से पैरेक्सियल के लिए पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि R/2 क्यों, है ना, जो हमने कहा था ना फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, तो उसका आंसर है।
बिकॉज जो हम केसेस लेके चलते हैं वो किसका है, वो पैरेक्सियल का केस है। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब रिलेशन बिटवीन, हम लोग मिरर फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा फिगर बना हुआ है। ऑब्जेक्ट, हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। देखो ऑब्जेक्ट लेने के कई तरीके हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लूं, पेन इतना ऑब्जेक्ट ले लूं, या फिर मैं एक छोटा सा बिंदु जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पॉइंट का भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे मान लो इस शर्ट की एक बटन रख दी मैंने, उसकी भी तो इमेज बनेगी। तो काम तो नियम सबके लिए एक ही है, इमेज बनानी है तो सबके लिए नियम एक ही है। तो यहां पर हमने, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ओ। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई क्या है, जहां इमेज बन रही है। पी क्या है, पोल। मिरर कैसा है आपका, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहां पर, एट यू डिस्टेंस पर। तो यहां से ओ ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से कितनी है बेटा, यू, और सेंटर की दूरी कितनी है, आर। ठीक है, और इमेज जो बन रही है वो पी आई की दूरी कितनी है, हमने स्मॉल वी ले लिया। ठीक मेरे भाई, आगे देखिए, फिर हम कह रहे हैं अगर हम यहां से एक ट्राइंगल ले लें, तो यहां पर हमने कुछ एंगल्स भी बनाए हुए हैं, जरा फोकस करेंगे इस पर, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा यार जो ऑब्जेक्ट, जो इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है ना बेटा, ये दिस इज योर इंसिडेंट रे है ना। इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट इज योर अल्फा। वो क्या हो गया, अल्फा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो एम पॉइंट है जहां इंसिडेंट हो रही है, वो डॉटेड लाइन एंगल कितना बना रही है, बीटा, है ना। और जब टकरा करके रिफ्लेक्टेड, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे ना, दिस इज योर व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। टकरा करके जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से आगे टकरा रही है, तो वहां पर जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या है, दैट इज योर गामा। इज इट ओके, अल्फा बीटा गामा क्या है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, वो थीटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा। और टकरा करके वापस भी उतने से ही आएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता है। ठीक है ना, इज इट क्लियर, यहां तक सब क्लियर है। अब मैं ट्राइंगल्स बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहला ट्राइंगल आपका क्या है, एमपीओ। तो यू हैव टू पॉइंट इट आउट, व्हाट इज पी। तो आप कहोगे सर आपने बोला है पैरेक्सियल पढ़ना है, यानी कि ये जो पॉइंट है यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो परपेंडिकुलर पॉइंट पी डैश पी के ही जगह पर होगा, यानी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हम क्या कहते हैं कि हम मान लेंगे ये जो कर्व वाला एमपी है वो स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा एमपीओ यहां से, है ना, समझ में आ रहा है। तो एमपीओ जिसमें अल्फा क्या हो जाएगा, आपने ये पढ़ा भी होगा बार बार कि जब थीटा स्मॉल होता है, जब थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने बस वही किया है। तो यहां पर हमारे पास एमपी क्या हो गया, एमपी इज योर परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या ले लिया हमने, tan का फॉर्मूला लिया, tan ऑफ अल्फा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखोगे तो ये बड़ा सा ट्रायंगल, तो अल्फा के सामने साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली क्या हो गई, बेस। तो क्या हो जाएगा भैया, एमपी अपॉन यू, फर्स्ट इक्वेशन। tan ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, एमपी अपॉन आर। tan ऑफ बीटा कैसे कैसे, ट्रायंगल चेंज हो गया, अब क्या हो जाएगा, एमपीसी। तो सी के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हो गया सीपी क्या हो गया, बेस। तो ये एमपी अपॉन आर आ गया। इसी प्रकार से ये एमपीआई ट्रायंगल, एमपीआई ट्रायंगल में गामा के सामने परपेंडिकुलर एमपी अपॉन वी। 3 इक्वेशन हो गए। आगे देखो नेक्स्ट ट्रायंगल लिया सीएमओ। सीएमओ कहां है, सी एम और ओ, ये दिख रहा है, सी एम ओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने कहा यार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अगर इस्तेमाल करें कि अगर अंदर के दो एंगल, देखो अंदर का एंगल दिखाता हूं, एक अल्फा हो गया एक थीटा हो गया, दोनों ट्रायंगल के अंदर है, और बीटा कहां है, ट्रायंगल के बाहर। तो रूल क्या होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स ओ हो गया, एक वर्टेक्स एम हो गया, और तीसरा वर्टेक्स सी। तो जो दो एंगल अंदर वाले हैं उन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के जो तीसरा वर्टेक्स है उस पे बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसी को चाहे तो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा लिख लें। आगे इसी प्रकार से हमने दूसरे ट्रायंगल में, ये गामा भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो हमने फिर से वही किया। तो हमने कहा ये जो ट्रायंगल है आपका एमसीआई है ना, इसमें हमने कहा सी पर बीटा है और एम पर थीटा है, बाहर क्या है, गामा। तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, यानी थीटा का दूसरा फॉर्मूला आ गया गामा माइनस बीटा।
अब ये दोनों थीटा की वैल्यू बराबर हो गई कि नहीं हो गई, तो इसके बाद हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें आ गया 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो ये क्या है, अगर हम क्या करें 2 इंटू अगर वैल्यू पुट कर दे, बीटा क्या है, बीटा इज एमपी अपॉन आर, तो एमपी अपॉन आर इज इक्वल टू गामा, गामा क्या है एमपी अपॉन वी बेटा, ठीक है, प्लस एमपी अपॉन यू, अल्फा क्या है एमपी अपॉन यू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब एमपी कॉमन लेके कट गया और आर अपॉन टू क्या होता है, 2 अपॉन आर मतलब आर अपॉन 1 अपॉन आर बाई टू ना, 1 अपॉन आर बाई टू मतलब क्या हो गया फोकल लेंथ, देखो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन, यानी मजाक मजाक में तुमने क्या कर लिया, मिरर फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। और जब भी हमें इसका इस्तेमाल करना है, इसमें तीनों में से कोई एक वैल्यू निकालनी होती है। मान लो पूछ देंगे फोकल लेंथ बताओ, पूछ देंगे इमेज की दूरी बताओ, पूछ देंगे ऑब्जेक्ट की दूरी बताओ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये दोनों वैल्यू दी गई है, फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो जब भी हम इसमें लिखा भी है मैंने नीचे कि जान लो v और u की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप v और u पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे। जैसे मान लो मैंने कह दिया क्वेश्चन में कि इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, वर्चुअल कहां होती है, मिरर के पीछे, है ना, तो वो पॉजिटिव साइड नहीं हुआ, पॉजिटिव एक्स नहीं हुआ, अभी तो बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स पे होगा, और इमेज कब आपकी वर्चुअल कहलाएगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ना होकर के उसके विपरीत में हो, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, वी पॉजिटिव हो गया, लेकिन यू क्या होगा नेगेटिव। तो जब वैल्यू पुट करूंगा, मान लो वी की वैल्यू मैंने दी 5 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू मैंने बोल दिया 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो तुम पुट करते टाइम ध्यान रखोगे 1 बटे प्लस का 5 प्लस 1 बटे माइनस का 4, इसी कहते हैं साइन कन्वेंशन। तो लिखा है कि अप्लाई करें साइन कन्वेंशन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाया जाता। जैसे मान लो फोकल लेंथ निकालना है तो उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा, बाकी दोनों पर लगेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया मिरर फॉर्मूला। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। तो जब भी कोई इमेज बनती है ना, तो इमेज का जो साइज होता है ना, कभी कभी नोटिस करो तुम लोग क्या करते हो, जूम इन जूम आउट करते हो कि नहीं, तो जो इमेज बन के आती है उसको आप मैग्निफाइड इमेज है या छोटी इमेज है, वो कैसी इमेज बन रही है वो हमें देखना है। मान लो अगर प्लेन मिरर का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, तुम बहुत दूर से देखोगे तुम्हारी इमेज बहुत छोटी सी दिखेगी, तुम करीब आते जाओगे तो वो बढ़ती जाएगी, तो वो क्या है मैग्नीफाइंग, है ना। मैग्नीफाई होने का मतलब साइज आपका इंक्रीज हो जाना। तो अब ये ध्यान देना कि भाई जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है वो बहुत सिंपल सी बात है, ये ट्रांसवर्स या फिर लैटरल या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस ऑफ v अपॉन u। ये माइनस अलग से है, साइन कन्वेंशन का पार्ट नहीं, ये फॉर्मूले का पार्ट है। तो जब मैं बोलता हूं फॉर्मूले का पार्ट है यानी वो पहले से है, और मान लो v भी निगेटिव है तो दोनों निगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तब साइन कन्वेंशन लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूले में जो पहले से माइनस है उसको हम साइन कन्वेंशन का पार्ट नहीं मानेंगे। सिंपल तरीके से पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है। लिखा भी अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर न्यूमेरिकल। इसके दूसरे फॉर्म क्या है, अगर हम चाहें तो इसको हम फोकल लेंथ के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बनेगा एफ अपॉन एफ माइनस यू और एक बनेगा एफ माइनस वी अपॉन एफ। यानी कि अगर मान लो यू नहीं पता है लेकिन फोकल लेंथ पता है, यार फोकल लेंथ भी नहीं पता, क्वेश्चन में रेडियस दिया गया है और तुमको इमेज की दूरी दे दी गई, लेकिन तुमसे कह रहे हैं मैग्निफिकेशन निकालो, तो तुम रेडियस को 2 से डिवाइड करके फोकल लेंथ निकाल लोगे और v की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू पुट करके मैग्निफिकेशन निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूले कब काम आते हैं, जब आपको कोई एक वैल्यू नहीं दी गई है, u नहीं दिया गया और मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। ये कब काम आएगा, रेडियस दिया गया है और u दिया गया है, फोकल लेंथ हम रेडियस से निकाल लेंगे और u की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर रेडियस देता है ना तो कभी कभी साइन कन्वेंशन नहीं बताता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना यार, है ना। अभी मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया कॉनकेव में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मतलब रियल होती है, लेकिन उसमें वर्चुअल होती है। तो रियल वाले केस में आप नेगेटिव एक्स पर आ गए और वर्चुअल वाले केस में आप पॉजिटिव एक्स पर गए, ध्यान देना ये सब चीजें तो मैंने पहले से बता रखी। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ में आएगा। ये क्या है, अगर क्वेश्चन में m की वैल्यू दी गई है उसके बेसिस बताना है कि इमेज कैसी बनेगी,
तो m की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड से m की वैल्यू निगेटिव भी होती है कई बार, ठीक है। तो अगर उसको हम क्या करते हैं, उस पर मॉड लगा दें। निगेटिव कब होती है दिखाता हूं तुमको। जैसे मान लो कि कॉनकेव का ही कोई केस है, कॉनकेव का कोई केस है और जो इमेज बन गई वो क्या हो गई, रियल और इन्वर्टेड बन गई, है ना, ऐसे बन गई, ठीक, ऐसे बन गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रही और ये इस तरीके से, है ना, कोई इमेज ऐसे रैंडम बना दिया मैंने। तो तुम्हें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या है, वो निगेटिव हो गया। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ साइज, तो बड़ी है ना, तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, लेकिन इट विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये साइज की बात होती है, तो इन लार्ज हो गया। अगर मॉड ऑफ m ही लेस देन 1 है तो क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, धुंधला हो गया। m के लिए लेस देन 0 है तो इन्वर्टेड हो गया, m ग्रेटर देन 0 है तो इरेक्ट। तो आपको दिखाया मैंने, यहां देखो m क्या है, लेस देन 1 है कि नहीं है, लेस देन 0 है कि नहीं है। बिकॉज अगर मैं m लिखूंगा तो क्या जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव लेस देन 0 होता है कि नहीं होता है। और मेरी इमेज देखो यार इन्वर्टेड बनी है कि नहीं बनी है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है भैया। तो ये हो गया तुम्हारा बेटा केस स्टडी, ओके, ये हो गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसान है कि नहीं ये सब। मिरर तुम्हारा खत्म होने वाला है, फिर ग्लास आ जाएगा और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन में आपको ये सब चीजें मैंने बताई, अभी आपको केसेस पढ़े हैं। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें, ये क्या चीज होती है, अगर किसी रॉड को हम प्लेस कर दे, रॉड रख दिया ऐसे, रॉड कैसे होती है, ऐसे पेन रख दिया, है ना, तो अब इमेज देखो इतनी लंबी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, लेंथ है ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका एक छोर की दूरी पोल से u1 कहलाएगी। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ऑब्जेक्ट के दो सिरे हैं, एक सिरा ये एक सिरा ये, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई u1, और यहां से दूसरे एज की दूरी क्या हो गई u2। तो इसके बाद जो इमेज बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस देन लीनियर मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल मैग्निफिकेशन, इसको ध्यान देना। तो इसमें होगा क्या, तो जो ml है वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना मैग्नीफाई हुआ जो रॉड का इमेज बना वो कितना मैग्नीफाई हुआ वो निकालना है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी लेंथ कैसे निकालेंगे, v1 माइनस v2, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, u2 माइनस u, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये v2 माइनस v1 अपॉन u2 बताया ना मैंने। तो इसका हमने मॉड कर लिया। तो आगे कह रहे हैं माइनस ऑफ dv, माइनस क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये जो निगेटिव नेचर है वो पलट जाए, ठीक है। माइनस चेंज इन v अपॉन चेंज इन u, फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दोगे इसी को तो तुम्हें मिल जाएगा ये dv अपॉन du। तो यहां अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेट करना है, तो जो रॉड की लेंथ का ml है, ये ml आपका m का स्क्वायर हो जाएगा, जो आपने लीनियर मैग्निफिकेशन निकाला है स्मॉल m उसका ही स्क्वायर टाइम्स, ये रिलेशन होता है इसमें। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, v अपॉन u का होल स्क्वायर, वो क्या होता है स्मॉल m का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या है, जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर को अगर हमें जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, तो क्या होगा, हर तरफ से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बड़ा सा पेपर दिखेगा यही वाला, तो वही हो गया सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। ध्यान से देखना, अगर 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस कर दें कि इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो उसका मैग्निफिकेशन है उसको कहते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, उसको क्या कहेंगे, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला अगर हमारा नॉर्मल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ इमेज अपॉन विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एच आई इज इक्वल टू क्या, एम टाइम्स ऑफ एच ओ, कैसे, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक बेटा। तो डब्ल्यू आई क्या हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो ए और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, विड्थ इंटू हाइट करेंगे तो एरिया मिलेगा। अरे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ तो पढ़ा ही होगा, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, है ना, तो एरिया मिल जाएगा। इमेज का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई इंटू एच आई, दोनों की वैल्यू उठा, डब्ल्यू आई का वैल्यू ये रहा, डब्ल्यू एच आई का वैल्यू ये रहा, सबको उठा के पुट कर दो, ठीक है। तो ये जाएगा एम स्क्वायर टाइम्स व्हाट, बताओ, डब्ल्यू इंटू एच ओ, तो एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया भैया, सुपरफिशियल में भी क्या आ गया, एम एस इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स द एरिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं जो हमें पढ़ना है। अगर ये नहीं भी आया तो इससे क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, लेंथ वाले से आते भी, सुपरफिशियल में नहीं आते इतने। ये पढ़ लो, इमेज फॉर्मेशन,
तो अब अगर एक कॉनकेव मिरर हो उससे इमेज अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, ठीक है। तो आपको पहला केस आपको कौन सा लेके चलते हैं हमेशा, पहले आप मिरर बना लो, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी हो गई r, उसके फोकस की दूरी क्या हो गई स्मॉल f, ठीक है। अब पहला केस हमने क्या रख दिया ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, तो दो डायग्राम है, ये कठिन वाला डायग्राम या आसान डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया। मैंने कहा इन्फिनिटी पे रखा है, दोनों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो टकरा के कहां जाएगी फोकस, फोकस पे कैसी बनेगी पॉइंट, छोटी सी बिंदु, और वो कैसी होगी हाईली डिमिनिश्ड। तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनती है फोकस पर, और बहुत ही धुंधली होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड। मुझे कैसे पता एक पॉइंट इन्वर्टेड है, ये मैं सिखाता हूं, इसीलिए मैंने ये बनाया था। तुम देखो ऊपर वाला जो इंसिडेंट रे है वो टकरा करके कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और नीचे वाला हिस्सा कहां टकरा के जा रहा है ऊपर। तो क्लियर कट बात है कि ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा इमेज और ये वाला हिस्सा तो इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है। और रियल कैसे बोला भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ठीक है, इस तरीके से। ये उसका दूसरा एग्जांपल है। मान लो यहां कहीं ऐसे ऊपर की तरफ ही रखा हुआ था, वहां से इंसिडेंट हुआ हेड से टकरा करके, देखो हेड कैसे रहा होगा मैं दिखाता हूं तुमको। मान लो इस तरीके से रखा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां से ये हेड से गया होगा, है ना, और यहां से ये मतलब इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, तो मैं सिखाता हूं। मान लो ऐसे होगा ये, ठीक, ये जा रहा है और ये जा रहा है, ठीक है, ओके। तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगर आपका जो टेल है, जो टेल है आपका, बहुत दूर बनाना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक, ये हो गया, ठीक बेटा। तो पहली रे आ रही है आपकी यहां से, ये जा रही है, ठीक है, दूसरी रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब ये कहां से गुजरी है, सेंटर से, सेंटर जाएगी तो क्या होगी, बाउंस बैक होगी कि नहीं होगी, टकरा के वापस होगी। ये कहां जा रही है, फोकस से, तो फोकस टकराएगी तो कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां दो रे टकराती है किसी एक पॉइंट की, वहां हेड बन गया, समझ में आ रहा है। और ये रहा तुम्हारा टेल, टेल के लिए यहां से आ रही है, ये गई और टकरा करके वापस, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बनाइए इमेज। चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को अगर हमने बियॉन्ड सी मतलब सेंटर के पीछे रख दिया, ठीक, तो इमेज कहां बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। रूल क्या है, रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, टकरा करके फोकस चला जाएगा, रे नंबर 1, ठीक है। तो सर से निकला देखो नीचे जा रहा है, तो इन्वर्टेड के लिए देखो पहले। दूसरा कहां से, पोल से, चौथा नंबर रूल है ना। और ये टकरा करके जहां ये दोनों रे नंबर ध्यान देना, ये 1 और ये 2, जहां ये दोनों टकराएंगी वही इमेज बनेगी। दो चाहिए होती है कम से कम। तो यहां पर क्या बन गया तुम्हारा हेड, क्या बन गया मेरे भाई, हेड। अब टेल के लिए कुछ नहीं करना है, टेल आपका कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, तो टेल ऐसे जाएगा बाउंस बैक करके, ये रहा इसी के जस्ट नीचे टेल, और ये क्या बन गया तुम्हारा इमेज। तो आपको पोजीशन देखनी है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और इस बार साइज छोटा हो गया, ठीक है। और ये रियल है, कैसे, रिफ्लेक्शन सामने है लेकिन इन्वर्टेड है, ठीक। तो यहां लिखेंगे बियॉन्ड सी द इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ इट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं जब ओरिजिनल साइज से छोटा बनेगा, तो भाई डिमिनिश्ड हो गया, मतलब धुंधला थोड़ा हो गया, साइज छोटा हो गया। साइज रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रियल है और इन्वर्टेड है। अगर सेंटर पे ही रख देंगे तो क्या होगा, रूल नंबर 1, ठीक है, यहां से जाएगा फोकस से होके, ये पहली रे हो गई तेरी, है ना, ये पहली हो गई, ठीक। अब दूसरी रे देख, यहां से पोल, रूल नंबर 4, और फिर टकरा करके ये दूसरी रे हो गई। अब ये दोनों जहां टकराएंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, हेड। तो ये हो गया तुम्हारा हेड, समझ में आया। अब इसका टेल ऑटोमेटिकली कहां बनता है, हमेशा इसी के जस्ट नीचे, और ये कहां पर आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। क्या ये इन्वर्टेड है कि नहीं, लेकिन साइज इस बार देखो सेम आएगा, ठीक है। तो कहां पोजीशन है, बनेगा इमेज सी पर, और साइज सेम होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक। नेक्स्ट, चौथा, अगर ऑब्जेक्ट को हम देखो नोटिस कर रहे होगे, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, फिर हम फाइनाइट दूरी पर लेकर के आए, फिर सेंटर पे लेकर के आए, अब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में लेकर के आए, और बाद में हम फोकस पोल के बीच में ले आएंगे, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा, पहला रूल है ना, फिर से फोकस, पहला रूल कब तक लगाना होता है, जब तक फोकस के पीछे हो तब तक लगा सकते हो, है ना, अच्छी खासी दूरी है तो भाई आपके पास जगह है, जाएगी टकरा करके आ जाएगी। तो दिस इज योर रे नंबर 1। दूसरा पोल, अब आपको ये क्योंकि फोकस और पोल के पीछे है तो आप पोल वाला यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहां से गया, देखो ये हो गया रे नंबर 2, टकराएगा और यहाँ क्या बन जाएगा इसका सर, इसी की जस्ट नीचे क्या बनेगा, इसकी टेल। समझ में आ रहा है, रियल इन्वर्टेड। और इस बार क्या होगा, इनलार्ज, साइज बढ़ जाएगी। तो लिखा है इनलार्ज
रियल और इन्वर्टेड और बियॉन्ड सी। अगर फोकस पे रख देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। कैसे मुझे पता, पहला रूल ही रिवाइज करा देता हूं कि जब हम इन्फिनिटी पे थे तो कहां पे इमेज बना रहे थे, फोकस पे। जब फोकस पे होंगे तो कहां बनाएंगे, अरे भाई पैरेलल आते थे तो फोकस पे जाते थे, फोकस पे होते थे तो पैरेलल जाते थे, यही तो रूल था। तो भैया यहाँ फोकस पे बैठ जाऊंगा तो क्या होगा, टकरा करके कहां चले गए, इन्फिनिटी। कहां चले गए, इन्फिनिटी। कहां जाके दोनों मिलेंगी, रे नंबर 1 और 2 कहां मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। तो कहेंगे भैया जो रे है वो क्या है, अगर फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी और हाईली बहुत बड़ी साइज की रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। समझ में आ रहा है, रियल बनेगी और लास्ट एक ही केस है जिसमें इसमें वर्चुअल बनता है, बाकी सब में रियल बनता है। अगर फोकस पोल के बीच में रख देंगे, फोकस पोल के बीच में रखोगे तो क्या होगा भाई, अब तुम्हारे पास रूल्स देखो बड़े लिमिटेड रूल हो जाएंगे। ये रहा तेरा ऑब्जेक्ट, ध्यान देना इस बार, ठीक है। अब पहला है टकरा करके फोकस से होके गुजरेगी, ठीक। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, क्यों, क्योंकि आराम से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से ये आ रही होगी। रुको मैं इसको मिटा देता हूं और दोबारा बना देता हूं। चलो देखो अब ध्यान से, तो पहला रूल क्या कर यूज कर लिया मैंने, ये, ठीक, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, इसको इसको लेकर के बड़ा विवाद है, तो मैं ये रूल हटाता हूं, मैं नया फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका रीजन बताऊंगा तुम्हें। अब तुम कहो कहना चाहिए, मैंने कहा था ये मुझे याद है, मैंने कह दिया सर ये काटते चला जाएगा क्या ऑब्जेक्ट को, ये काटते चला जाएगा क्या, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, दिखाया गया है बस। इसमें एक्चुअली क्या होगा, ये रहा तेरा पोल, ठीक है। मैं रूल कौन सा यूज करूंगा, रूल ही तो सब कुछ होता है कि कौन सा रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये पोल वाला रूल ज्यादा बेटर नहीं है, ऐसे टकराएगा, जितने एंगल से टकराएगा उतने एंगल से निकल जाएगा, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने कहा यार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे बैठा हुआ है ना, तो ये आसानी से इस लाइन को फॉलो कर सकता है, टकरा करके ये वापस हो जाएगा, ये हो गई। यही तो बोलना है कि दोनों रे कभी मिलेंगी नहीं, तभी तो वर्चुअल बनता है। तो ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड कर लो, इसको पीछे एक्सटेंड कर लो, दोनों जहां टकराएंगे, और टकरा रहे हैं, देखो कितना बढ़िया इमेज बना, बना कि नहीं बना। तो कैसी इमेज बन गई तुम्हारी, वर्चुअल बनी कि नहीं बनी, वर्चुअल इनलार्ज बन रही कि नहीं बन रही, मेरी बनी कि नहीं बनी, सेम टू सेम। तो ये तेरी क्या होगी, ये हो गया तेरा केस, ठीक है। तो हमेशा वही नहीं पढ़ना जो सामने दिख रहा है, ये बुकिश में ना इन्होंने जिसने भी बुक में किया ये गलती हो गई। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए था, पोल वाला रूल यूज करते, तो ये रूल ही गलत है इसमें, क्योंकि जो दिखेगा नहीं फिर वो बिकेगा कैसे, ये हो गया, ठीक है। और देखो ये ऑटोमेटिक, अरे ये भी वही जा रहा है सर, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो रूल होना चाहिए था ये पोल वाला, ठीक है। चलिए, तो ये आपको एक टेबल दे दिया मैंने, पूरा मिरर आपका यहाँ पे समराइज करके, कि कॉनकेव मिरर अगर होगा तो अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, आपको इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज का मैग्निफिकेशन ये वैल्यूज दिखा रहा है, और आपको सारा मॉड एम की वैल्यू छोटी बड़ी से क्या मतलब होता है ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो एक जगह पर आपने पूरा इमेज फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। इसमें दो ही केस है, इसमें दो ही केस है। तो इसमें देखो, अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है तो कॉन्वेक्स में दो ही केस होता है, एक तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया भाई, इन्फिनिटी से अगर आ रही है रेस तो टकरा करके कहां जाएंगी भाई, पहली बात तो सही है डाइवर्जिंग मिरर होता है तो टकरा करके वो दूर चली जाएंगे, लेकिन हम उसको बैक टेस्ट करेंगे तो हमको फोकस पर एक इमेज बनती दिख रही है, ठीक है। तो फोकस पे ये कहीं बाहर बहुत दूर रखा था तो उसकी साइज क्या थी, ऐसे थी, और देखो ये पोल आपका बेस कहां बन गया, टेल यहीं बन गया, और आपका हेड यहां बन गया, तो यानी दिख रहा है कि रिड्यूस तो हो रही है साइज, और होनी भी चाहिए। तो लिखा गया है कि भैया हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल होगी, और इरेक्ट का मतलब है कि उसका ओरिएंटेशन, मतलब अगर ऐसे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी। समझ में आ रहा है, ए डैश क्या होता है, इमेज। तो यहां पर दूसरा केस क्या होता है, कोई भी दूरी फाइनाइट होनी चाहिए, आप रख दोगे, आप कहीं भी रख दो, क्योंकि ना इस तरफ ना इसके पास ना रियल फोकस है ना रियल सेंटर है, कुछ है नहीं, तो सब कुछ तो इधर ही है, ठीक है। तो आप कहीं भी रख दो। अब क्या होगा, पहला इंसिडेंट कराओगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकरा के कहां जाएगा ये, इन्फिनिटी पे, और वो उसकी बैक टेस्ट करेंगे तो कहां मिलेगा, फोकस, पहली रे हो गई। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में देख करके गोली जैसे मैंने कहा चलाओगे, वैसे डायरेक्ट करोगे, टकरा करके क्या हो जाएगा, बाउंस बैक करेगा, लेकिन जब इसको
बैक ट्रेस करोगे तो ये दोनों लाइन जहां टकराएगी दैट विल बी योर इमेज का हेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इमेज कैसी बनी भाई, डिमनेस छोटी साइज की, वर्चुअल और इरेक्ट, और कहा भैया मिरर के पीछे, और उसका पोजीशन क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के, ठीक है, यही होता है इन्फिनिटी पर फोकस पर। और उसके बाद देखो दो ही केस है, फोकस और दूसरा केस क्या है, कहीं भी रखोगे फोकस पोल के बीच में, दो ही केस होता है, तो इसके भी दो ही केस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज 1 फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ ऐसा यूनिट में लोगे दैट विल बी इन मीटर और माइनस साइन के साथ, ठीक है। सेंटीमीटर में लोगे तो क्या जाएगा -100/f, और यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर, ठीक है, क्या होती है। चलो अब यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। चलिए ठीक है, यहीं पे इसको रोकते हैं, क्योंकि इसको पहले रिवाइज करके आइए, हम समझा दे रहे हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक बहुत सिंपल है, इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कोई अगर मूव करता है ना, कोई ऑब्जेक्ट है वो फोकस की तरफ जा रहा है किसी कॉनकेव मिरर में, ठीक है, इन्फिनिटी से वो आ रहा है, कहां से, इन्फिनिटी से भागता वो किधर आ रहा है, फोकस की तरफ, और सामने क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मैं पढ़ा देता हूं फिर भी एक बार आप लोग रिवाइज करके आना, ठीक। फिर कह रहे हैं कि भैया जो कह रहे हैं स्पीड जो है, जिस स्पीड से वो आ रहा है वो है v ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf/u-f, ठीक। तो ध्यान से देखना, v ऑफ इमेज क्या होगा, तो dv/dt, ठीक। तो u-f, अब ये व्हाट इज दिस, हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा था, जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले कॉमन लेंगे, डिवीजन वाला जो केस है, u/v वाला जो केस है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस न्यूमरेटर कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये फॉर्मूला है, ये हमने फिगर बनाया था कि इन्फिनिटी से हम आ रहे हैं किधर की तरफ, फोकस की तरफ, कॉनकेव में, ठीक है। तो उस केस में अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो v क्या है, v इज द आपका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। कैसे निकाला मैंने ये फॉर्मूला, वही अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, 1/v + 1/u = 1/f, उसी को रीअरेंज करके हमने v का फॉर्मूला बना लिया। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जब हम भाग मूव करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ इमेज चेंज होगी, तो वही तो कह रहे हैं dv/dt, तो मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही तो है फॉर्मूला। तो ये v में जो चेंज आएगा तो ये हो गया, तो हम जब करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर हो गया uf और डिनोमिनेटर क्या होगा u-f,
तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर दिख रहा है u माइनस एफ का स्क्वायर, फिर u माइनस एफ को कॉमन लेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, uf को करेंगे। हमें अच्छे से पता है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन u चेंज हो रहा है। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट भागते हुए आ रहा है तो उसकी दूरी कम होती जाएगी ना, तो u की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यानी f कॉमन आ गया du बाई dt माइनस, अब न्यूमरेटर कॉमन ले लिया uf और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छे से पता है u चेंज हो रहा है लेकिन f कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो वो आ गया du बाई dt, दिख रहा होगा तुमको। अब u माइनस एफ इंटू एफ du बाई dt माइनस uf इंटू du बाई dt आ गया। du बाई dt को आप क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए du बाई dt क्या है, अरे चेंज इन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी ये क्या है, ये तो v ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये हो गया, अरे फॉर्मूला 9th क्लास का नहीं पढ़ा यार, v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो u क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, v ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बदल रही है, जैसे d की वैल्यू बदलेगी, डिस्टेंस बदलेगी, वैसे वैसे v की वैल्यू बदलेगी। v ऑब्जेक्ट आ गया, v ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इधर क्या था, ये हो गया v इमेज, ठीक। तो v इमेज का फॉर्मूला बनाना था v ऑब्जेक्ट के टर्म में, तो भैया f इंटू यू माइनस एफ माइनस वी एफ, वी ऑब्जेक्ट कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा, तो यहां से u माइनस एफ इंटू एफ करोगे क्या देगा, यू एफ माइनस एफ स्क्वायर, और ये क्या माइनस यू एफ से एफ कट गया, माइनस का एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ, और ये v ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो v इमेज अपॉन v ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, और ये होता क्या है, माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला ये बन गया, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करके माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा v इमेज मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ये एक अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका हो गया, यानी एक ही बार डेरिवेशन देखना होता है, सॉल्व कभी नहीं करना तुम्हें घर पे, तुम्हें बस समझना है कि हमने ये बनाया कैसे फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू अब माइनस ऑफ एम स्क्वायर, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जस्ट उसके अपोजिट आएगा, ये होता भी है मिरर में, हम उसकी तरफ भागेंगे तो वो मेरी तरफ भागेगा, है ना। तो माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन वी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान देखिए एम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन है। अब आपको सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर लीजिए। ये दोबारा मैंने बताया था, किसी ने डाउट पूछा था मुझसे, समझ में आया, ये फॉर्मूला हो गया, समझ में तो आ ही गया होगा यार, है ना। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन फॉर्मूला, हम लोग अभी एक आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन न्यूटन फॉर्मूला पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स मिरर पे आ जाएंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज योर रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है, तो यहीं पर रुकते हैं आज और कल कंटिन्यू करेंगे। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद लेंस शुरू हो जाएगा, है ना। रिफ्रैक्शन आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इट विल नॉट टेक टाइम, अगर आप एक बार स्पीड पकड़ लोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें प्रिज्म भी आएगा, है ना, लेंस को बाद में रखा है, लेट मी सी कहां पर है लेंस। फिर इसमें TIR का प्रिज्म आएगा, और प्रिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्व सरफेस, ठीक है। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम तो लगेगा चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर इसको रोक देते हैं, ठीक है। स्लाइड नंबर 93 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।